यार जब तुम थिएटर से बाहर निकले थे ऑडिसी देखकर तो तुमको एक चीज जरूर फील हुई होगी कि तुम एक्साइटेड कम थे और मेंटली शायद थोड़े थक गए थे। और इंटरेस्टिंग बात है कि ये कोई फिल्म की वीकनेस नहीं है, ये नोलन का डिलिबरेट डिसीजन था। सोचो जरा, इतनी बड़ी माइथोलॉजी, इतना बड़ा बजट, फिर भी नोलन ने हमें कोई लार्जर देन लाइफ हीरो नहीं दिखाया, ना कोई हमेशा जीतने वाला वॉरियर, ना कोई परफेक्ट लेजेंड। उसने हमें दिखाया एक ऐसा आदमी जो अंदर से तो टूट चुका है और सबसे ज्यादा लड़ाई खुद से ही लड़ रहा है। और ये बहुत बड़ा रिस्क था, क्योंकि तुम इस जॉनर की पुरानी फिल्म्स को याद करो एक बार कि उनमें क्या दिखाया जाता था। हमेशा चमकता हुआ माउंट ओलंपस, परफेक्ट दिखने वाले गॉड्स और एक हीरो जो अपनी जीत पर गर्व करता है। लेकिन नोलन ने ये सब कुछ चेंज कर दिया। उसने कहा कि नहीं, मैं ये नहीं दिखाऊंगा, मैं तुम्हें दिखाऊंगा ब्रोंज एज का असली खून और पसीना। नोलन ने कहा मैं तुम्हें ऐसा पोसाइडन दिखाऊंगा जो शायद कभी स्क्रीन पर दिखे ही ना, लेकिन उसका गुस्सा जरूर दिखेगा, और वो भी समुद्र की तबाही के थ्रू। एक ऐसा समुद्र जिसे किसी इंसान की कोई परवाह ही नहीं है। और यही इस फिल्म का पहला हिंट है कि आखिर ये इतनी स्पेशल क्यों है, क्योंकि ये किसी भी माइथोलॉजी को या फिर इस पर्टिकुलर माइथोलॉजी को फेरी टेल की तरह यूज नहीं करती है, ना ही दिखाती है। ये उसे बिल्कुल रियल, ब्रूटल और ह्यूमन बना देती है। और जब तुम सोचते हो कि तुम एक वॉर एपिक देखने आए हो, तब नोलन तुम्हारे सामने आता है और कहता है कि ये लो, ट्रॉमा देखो। अब यहाँ से असली मजा शुरू होता है। अगर तुमने 2017 की एमिली विल्सन की ट्रांसलेशन के बारे में सुना हो, तो उसमें ओडिसेस को डिस्क्राइब किया गया है एज अ कॉम्प्लिकेटेड मैन। और नोलन ने बस इस पर्टिकुलर आइडिया को उठाया और उसे एक कंप्लीटली अलग डायरेक्शन में लेकर चला गया। होमर का जो ओडिसेस था वो बहुत स्मार्ट था, उसको अपनी इंटेलिजेंस पर गर्व था, उसको अपनी विक्ट्री पर गर्व था, और हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन उसके पास में होता था। लेकिन जो नोलन का ओडिसेस है ना, वो अलग है। वो ये आदमी अपनी इंटेलिजेंस पर प्राउड नहीं है, उल्टा उसे लगता है कि उसकी सारी चालाकी ही उसकी सबसे बड़ी सजा बन गई। और बस यही एक चेंज पूरी फिल्म का टोन बदल देता है। और ये सिर्फ ना कैरेक्टर में नहीं दिखता, ये फिल्म की छोटी छोटी डिटेल्स में पता चलता है। आई मीन आप ट्रोजन हॉर्स को ही देख लो। होमर की स्टोरी में तो वो एक ब्रिलियंट मास्टर प्लान था, एक सिंबल था ओडिसियस की इंटेलिजेंस का। लेकिन नोलन के वर्जन में वो क्या बना? वो एक आधा डूबा हुआ, टूट चुका हॉर्स लगता है, जैसे किसी शिप का बचा हुआ मलबा हो। अंदर सोल्जर जो है वो पाइप के थ्रू सांस ले रहे हैं, पानी धीरे धीरे भर रहा है। इस सीन को देखकर तुम्हें ये फील ही नहीं होता कि ये कोई बहुत ही जीनियस प्लान है। ये एट दिस पॉइंट सर्वाइवल लगता है। और जब तुम इस सीन के बारे में बाद में सोचते हो, तब पता चलता है कि वॉर में ग्लोरी जैसी कोई चीज होती ही नहीं है, बस जिंदा बचना होता है। और अगर तुम जिंदा बच गए तो तुमको हमेशा गिल्ट में जीना होता है। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज देखते हैं। ओरिजिनल स्टोरी में फेशियंस और प्रिंसेस नौसिका का काफी इंपॉर्टेंट रोल था। वहीं ओडिसेस अपनी जर्नी की कहानी सुनाता है, काफी हल्का और होपफुल पार्ट है वो स्टोरी का। लेकिन नोलन ने ये पूरा सेक्शन ही हटा दिया। उसकी जगह ओडिसीज अपनी कहानी कैलिप्सो के सामने बताता है, और वो भी तब जब वो लोटस की वजह से हुई मेमोरी लॉस से धीरे धीरे बाहर आ रहा होता है। और ये बिल्कुल भी नॉर्मल स्टोरी टेलिंग नहीं है। यहाँ पर जो हमारा लीड कैरेक्टर है वो अपनी पेनफुल मेमोरीज को जबरदस्ती याद करने की कोशिश कर रहा है। और फिर आता है सिनन। सिनन तो ओरिजिनली ओडिसी का कैरेक्टर है ही नहीं, फिर भी नोलन उसे फिल्म में लेकर आया, और सिर्फ लेकर नहीं आया, उसको एक सुसाइड मिशन पर भी भेज दिया। और वो एक ऐसे मिशन पर जाता है जहां पर उसकी मौत बिल्कुल तय होती है, और इसीलिए वो एक सिंबल में कन्वर्ट हो जाता है, ओडिसियस के गिल्ट का सिंबल। ऐसा चेहरा जो बार बार फिल्म में उसको याद दिलाता है कि जीत की भी कीमत होती है। और एक बहुत ही बड़ा चेंज है फिल्म के क्लाइमैक्स में। तो ओरिजिनल कहानी में शूटर्स को मारने के बाद में वायलेंस खत्म नहीं होता है, बात सिविल वॉर तक पहुंच जाती है और गॉड्स को आकर ये सब कुछ रोकना पड़ता है। लेकिन नोलन ने यहाँ पर भी अलग रास्ता चुना। इस कहानी में ओडिसियस एग्जाइल में चला जाता है पेनिलोपी के साथ में, जहाँ पर टेलीमिकस किंग बन जाता है, और ओडिसियस का काम है अपने सोल्जर्स को ऑनर करना। और मेरे ख्याल से ये जो एंडिंग है ना, यही इस फिल्म का मैसेज है कि यार कभी कभी जीत जो है वो क्राउन पहनने में, किंग बनने में नहीं होती, बल्कि उस वायलेंस की साइकिल को एंड करने में होती है, जिसकी वजह से और वायलेंस पैदा होता है। अब जो मैं चीज़ बताने वाला हूँ ना, इसके बाद तो तुम नोलन को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करोगे। तो ये जो आइडिया था ओडिसी फिल्म का, ये 2-4 साल से नहीं था उनके दिमाग में, एक्चुअली में 20 साल से था। और ओरिजिनली ट्रॉय को वही डायरेक्ट करने वाले थे। और जब क्रिस्टोफर नोलन के पास में अपॉर्चुनिटी आई थी ट्रॉय को डायरेक्ट करने की, तब उनके दिमाग में एक इमेज बैठ गई थी ट्रोजन हॉर्स की, आधा डूबा हुआ हॉर्स। मतलब यहाँ पर कुछ हेरोइक नहीं है, यहाँ पर कुछ ग्रैंड नहीं है, ग्रीक्स का बनाया हुआ एक हॉर्स जो कि पानी में डूबा हुआ है, उसमें के अंदर लोग सर्वाइव कर रहे हैं, ढंग से सांस नहीं ले पा रहे हैं, और जो अंदर हालात है वो हर दिन बद से बदतर होते जा रहे हैं। और बस इसी एक इमेज से इस पूरी फिल्म का विजन शुरू हुआ था। मतलब नोलन के लिए वॉर कभी ग्लोरियस था ही नहीं। वॉर का मतलब धोखा है उनके लिए, वॉर का मतलब डर है, और वॉर का मतलब है कि बस जिंदा बचना है वहां से। तो एक और चीज है जिसके बारे में नोलन अपने इंटरव्यूज में बात करते हैं, तो एंशिएंट ग्रीस का एक कॉन्सेप्ट था जेनिया।
इसे सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं तो इसका मतलब है गेस्ट और होस्ट के बीच का जो ट्रस्ट होता है। तो उस जमाने में ऑब्वियसली ट्रैवल करना डेंजरस बहुत ज्यादा होता था, ना कोई होटल्स होते थे, ना कोई सेफ ट्रांसपोर्ट होता था। तो अगर कोई ट्रैवलर अगर किसी के घर पर जाता था तो उस होस्ट को, ट्रैवलर को अच्छे से ट्रीट करना होगा। और ये मतलब एक ड्यूटी नहीं थी, ये एक सेक्रेड ड्यूटी थी। लोग ऐसा मानते थे कि ये कोई आम इंसान नहीं आया तुम्हारे घर पे, ये गॉड्स आए हैं जो तुम्हारी परीक्षा ले रहे हैं। और नोलन के हिसाब से सबसे बड़ी ट्रेजेडी तब शुरू होती है जब ये जो ट्रस्ट है होस्ट और गेस्ट के बीच में, ये टूट जाता है। और इस तरीके का प्रेजेंटेशन हमने पहले तो किसी फिल्म में नहीं देखा था। और ट्रॉय का फॉल उसी ट्रस्ट के टूटने का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। उसके बाद जो कुछ भी ओडिसियस के साथ होता है, नोलन उसे सिर्फ बैड लक नहीं मानता, मतलब जैसे पूरा यूनिवर्स उससे उसके एक्शंस की कीमत चुका रहा हो। और अगर नोलन की पुरानी फिल्म देखोगे तो एक पैटर्न भी नोटिस करोगे। इंसेप्शन, इंटरस्टेलर, डनकर्क, हर फिल्म में एक कैरेक्टर है जो किसी ना किसी तरह घर वापस पहुंचने की कोशिश कर रहा है। और अगर देखा जाए ओडिसियस उन सबका ओरिजिनल वर्जन है। पर यहाँ पर ना नोलन एक और कड़वी बात कहता है जो पहले तो शायद कभी नहीं कही थी, कि कभी कभी जो इंसान घर से निकलता है ना, वो वापस आता ही नहीं है। वो रास्ते में ही कहीं पर मर चुका होता है। और जो आदमी लौट कर आता है वो उसका बस एक वर्जन होता है जो चेंज हो चुका है कंप्लीटली। और एग्जैक्टली ऐसा ही ओडिसियस के साथ में भी होता है। वो जब घर पर आता है तो उसको अपनी आइडेंटिटी चेंज करनी पड़ती है और अब वो एक मतलब कंप्लीटली अलग ही आदमी है। वो ओडिसियस नहीं है जो इथिका को छोड़ कर गया था। ये वो ओडिसियस होता है जिसके अंदर बहुत ज्यादा गिल्ट है, बहुत ज्यादा रिग्रेट है। ये वो ओडिसियस है जिसको लगता है कि उसने इस दुनिया की सबसे सीक्रेट चीज को खराब कर दिया है, इम्प्योर कर दिया है। तो अब तक तो हमें समझ में आ गया है कि ये जो फिल्म है ये कोई वॉर एडवेंचर फिल्म तो नहीं है। ये एक ऐसे इंसान की कहानी है जिसने वॉर जीता तो है, लेकिन उस जीत को वो कर्ज मानता है। ये जो ट्रॉय के ऊपर उसकी विक्ट्री थी, ये उसके लिए बोझ बन चुका है। देखो, उसे हर वक्त याद रहता है कि जो ट्रॉय को बर्बाद करने का प्लान है वो उसी एक इंसान ने बनाया था। मतलब उसमें इन्वॉल्व बहुत सारे लोग थे, बट दिस वाज वन मैन्स आइडिया। और यहीं से इसका कनेक्शन ओपनहाइमर से दिखने लगता है। जैसे ओपनहाइमर अपनी इन्वेंशन के कॉन्सिक्वेंसेस से कभी बाहर नहीं निकल पाता, वैसे ही ओडिसियस भी ट्रॉय की तबाही को कभी भूल नहीं पाता। उसके लिए वॉर तो खत्म हो गई है, लेकिन उसके दिमाग में आज भी वही चल रहा है। और ये जो गिल्ट है ना, बहुत लंबे समय तक कैरी करता है वो। जब वो घर वापस आता है तो वो कहता है कि मेरा नाम सिनन है, मतलब वो अपनी आइडेंटिटी छुपा लेता है, मेरा नाम सिनन है ये बताता है। अब ऐसा लगता है कि ओके, डिस्गाइज के लिए यूज किया गया है, वहां पर उसको उसके कैसल के अंदर आना था, इथिका के अंदर आना था। लेकिन देखा जाए तो सिनन की आइडेंटिटी लेना उसके गिल्ट का ही प्रूफ है। ऐसे मान लो कि वो ये सोचता है कि वो खुद को ओडिसियस कहने के लायक नहीं है। अगर मैं उसके पर्सपेक्टिव से सोचूं तो मैं ये कहूंगा कि ओडिसियस को लगता होगा कि उसका जो नाम है ओडिसियस, वो बहुत सारे लोगों की मौत के साथ जुड़ा हुआ है। पर यहाँ पर नोलन ने एक चीज बहुत ही स्मार्टली बदली भी है। नोलन ने फिल्म से गॉड्स को कंप्लीटली हटा दिया, स्टोरी से गॉड्स को हटा ही दिया। तो ओरिजिनल वर्जन में तो क्या होता है कि गॉड्स बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं, उनकी डिसीजंस की वजह से बहुत सारी ट्रेजेडीज होती है। लेकिन यहाँ पर तो जो कुछ भी होता है वो इंसानों के डिसीजन से ही होता है। जो स्टॉर्म्स आते हैं, जो शिप्स डूबती हैं, जो लोग मरते हैं, ये सब कुछ नेचर है। लेकिन हाँ, फिल्म ये जरूर हिंट करती है कि ये सब कुछ जो स्टार्टिंग हुई है ना, ये ओडिसियस की उस स्ट्रैटेजी की वजह से हुआ है, वो जो कैटास्ट्रोफे जिसकी वजह से आया है। और फिर फिल्म के एंड के पास एक और शॉकिंग रिवील आता है। पेनेलोपी और टेलेमाकस जिन पीपल फ्रॉम द सी से डरते रहते हैं, पहले लगता है शायद वो कोई मिथिकल क्रिएचर्स होंगे, लेकिन सच कुछ और ही होता है। वो असल में ग्रीक सोल्जर्स होते हैं। वही लोग जो वॉर जीत कर तो आ गए, लेकिन अब उनके पास में जब वो वापस आए इतने साल बाद, तो उनके पास में घर बार कुछ नहीं बचा। अब वो लोगों को लूट रहे हैं, मार रहे हैं जिंदा रहने के लिए। यानी कि जब एक एम्पायर अपने सोल्जर्स को यूज करके भूल जाता है ना, तब वही सोल्जर्स वापस आते हैं और उसी एम्पायर के लिए, उसी सोसाइटी के लिए खतरा बन जाते हैं। और ये सिर्फ मतलब ओडिसियस के साथ नहीं है ऐसा केस, ऐसा हिस्ट्री में बार बार देखा गया है। अब ये जो सेक्शन रहेगा वीडियो का, ये मोस्ट प्रोबेबली मेरा फेवरेट सेक्शन होगा इस वीडियो में, क्योंकि यहीं पर तुमको और मुझे समझ में आएगा कि ये जो फिल्म है ना, ये नोलन के पूरे करियर का मतलब एक नतीजा है। सबसे पहले बात करते हैं फिल्म के स्ट्रक्चर की। अगर तुमने मेमेंटो या ओपनहाइमर देखी तो तुम जानते होगे कि नोलन कभी स्टोरी को सीधे सीधे नहीं सुनाता। उसके लिए टाइम सिर्फ पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर नहीं होता, वो इमोशंस के हिसाब से स्टोरी दिखाता है। ओडिसी में भी बिल्कुल वैसा ही हुआ है। एक तरफ ट्रॉय के फ्लैशबैक चल रहे होते हैं, दूसरी तरफ ओडिसियस की डेंजरस जर्नी चल रही है, और तीसरी तरफ इथिका में पेनेलोपी ओडिसियस का इंतजार कर रही है। ये तीनों स्टोरीज एक साथ चलती रहती है और इसी वजह से तुम्हें ऐसा फील होता है जैसे ओडिसियस अपने पास्ट से कभी बाहर ही नहीं निकल पा रहा। और फिर आती है फादरहुड वाली थीम। ये भी नोलन की फिल्म में बार बार देखने को मिली है। इंटरस्टेलर में कूपर अपनी बेटी से दूर रहने का दर्द झेलता है और
ओडिसी में भी कुछ ऐसा ही होता है। ओडिसी इतने सालों बाद घर लौटता है और अपने ही बेटे टेलीमिकस से कनेक्ट करना उसके लिए मुश्किल हो जाता है। वो उसका बाप है, लेकिन दोनों के बीच एक अजीब सी दूरी हो चुकी है। और याद करो इंटरस्टेलर में भी ऐसा ही होता है। जब कूपर वापस अर्थ पर आता है तो अब वो जब अपनी बेटी के पास में आया तो कनेक्शन वैसा नहीं है, रिलेशन वैसा नहीं है, बहुत कुछ चेंज हो चुका है। और जैसा कि मैंने पहले बताया, नोलन की मोस्टली हर फिल्म में यही होता है कि लीड कैरेक्टर का घर जाने का स्ट्रगल दिखाया जाता है। इंटरस्टेलर, ओडिसी, डंकर्क, सब में यही बात चल रही है। लेकिन सबसे स्ट्रॉन्ग कनेक्शन तो ऑब्वियसली ओपनहाइमर से, मतलब यहाँ तो थीम ही सिमिलर हो गई। दोनों ही फिल्म्स में हीरो इंटेलिजेंट है, दोनों अपने इंटेलिजेंस की वजह से जीत भी जाते हैं, लेकिन वही जीत उनकी सबसे बड़ी सजा बन जाती है। ओपनहाइमर अपनी क्रिएशन का बोझ उठाता रहता है और ओडिसियस ट्रॉय की तबाही का। दोनों जीत गए लेकिन दोनों चैन से कभी जी नहीं पाए। अब आप प्रेस्टीज याद करो, उसमें क्या था? उसमें दो कैरेक्टर्स थे जो धीरे धीरे अपनी आइडेंटिटी खोने लग जाते हैं, और एग्जैक्टली ओडिसी में यही हुआ है। पहले तो जब वो कैलिप्सो के पास में होता है तब तो वो सब कुछ ही भूल गया था। वो कहाँ से आया है, उसके लोग कहाँ पे है, उसको यहाँ पर कितना टाइम हो गया है। जब उसको सब याद आता है तो उसको अपनी आइडेंटिटी बदलनी पड़ती है। तो देख रहे हो कितने सारे पैरेलल सेट होते हैं नोलन की पिछली फिल्म से। अब मैंने इतने पैरेलल्स ड्रॉ किए हैं तो बैटमैन के साथ भी कर देता हूँ एक। तो बैटमैन ट्रिलॉजी में क्या होता है? बैटमैन अपने शहर को बचाते बचाते खुद एक डेविल डीमन बन जाता है। ऑब्वियसली वो उसका सेक्रीफाइस था, लेकिन पूरा शहर तो उसको बुरा ही मानता था। और इस जर्नी के थ्रू बैटमैन भी समझ गया था कि वो एक नॉर्मल इंसान और एक सुपर हीरो दोनों एक साथ नहीं बन सकता। और ओडिसियस को भी एग्जैक्टली यही लेसन मिलता है कि देखो, वॉर खत्म हो सकती है लेकिन इंसान के अंदर जो वॉर चल रही है ना, वो खत्म नहीं होने वाली। तो ओडिसी आखिर मास्टरपीस क्यों है? इसका जवाब इसकी स्केल में नहीं है, इसका जवाब इसके IMAX 70mm में नहीं है, बल्कि इसकी इमोशनल डेप्थ में है। ये किसी टिपिकल हीरो, टिपिकल लेजेंड की कहानी नहीं है। यहाँ पर तुम्हें सर्वाइवल के बारे में बताया जाता है, यहाँ पर गिल्ट को एक्सप्लेन किया गया है, यहाँ पर ये बताया गया है कि सब कुछ खत्म होने का जो पेन है वो कैसा होता है। मतलब इस फिल्म की जो एंडिंग है कि जो इंसान वापस अपने घर आया इतने साल बाद में, वो ओडिसियस है ही नहीं, वो एक अनजान आदमी है। और यही इस फिल्म की सबसे गहरी बात है, मैं कहूंगा। अब देखो, फिल्म का ब्रेकडाउन करने जाए ना तो इसमें बहुत सारी डिटेल्स है, बहुत कुछ डिस्कस किया जा सकता है, लेकिन वो मैं तब करूंगा जब ये फिल्म डिजिटली अवेलेबल रहेगी, ताकि सीन्स को यूज किया जा सके और मैं थोड़ा और देख पाऊं अच्छे से। आज की इस वीडियो में बस मुझे यही डिस्कस करना था कि मैं क्यों इस फिल्म को, मैंने इस फिल्म के बारे में क्या सोचा, मैं क्यों इसे ग्रेट मानता हूँ। और भी फैक्टर्स है, म्यूजिक है, सिनेमेटोग्राफी है, सभी एक्टर्स की एक्टिंग है, पर आज मैं बात करना चाहता था इस फिल्म ने फील क्या कराया, महसूस क्या करवाया। तो यार, ओडिसी पे आपका क्या टेक है? आपने इस फिल्म से क्या सीखा? आपने इस फिल्म को कैसे समझा? नोलन के इस आर्ट पे आपका क्या इंटरप्रिटेशन है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना, डिस्कस करते हैं अच्छे से। और प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, कुछ बढ़िया हो तो कमेंट भी कर देना। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।